Welcome to Pine EduTech, and we are continuing the text portion of the chapter that we were going through. We are not afraid to die, जो एक सी वॉयज पर बेस्ड है. हम लोग 4 जनवरी वाला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे कि 4 जनवरी 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद ये लोग वाटर लेयर जो था, वाटर लेवल जो था पानी के अंदर, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया. फ्यू इंचेस ऑफ वाटर अब बच गया था और उसका फ़ायदा ये था कि अब इन लोग को सिर्फ स्पीड मेंटेन, पेस मेंटेन करना पड़ रहा था. जितना पानी आ रहा है उतना निकालते जाओ, तो फिर पानी का जो लेवल था वो राइज़ नहीं कर रहा था. ये इनके लिए एक अच्छी बात थी, पॉजिटिव चीज़ थी इनके साथ जो हुई है. लेकिन उससे बड़ा मुश्किल इन लोगों के साथ ये था कि इन लोगों को जाना था एम्स्टर्डम आइलैंड के तरफ, जो ईस्ट डायरेक्शन में था. अब शिप का डायरेक्शन, जैसा हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि सेल उसके लिए ज़रूरी होता है. वो सेल ये लोग लगा नहीं पा रहा था बहुत इजीली, 2 कारणों से. तेज़ विंड चल रहे थे और तेज़ समुद्री लहरें थी, तो ये लोग सेल लगा नहीं पा रहा था. और अगर सेल लगाने की कोशिश ये लोग करता तो रिज़ल्ट क्या होता? रिज़ल्ट बहुत डेंजरस हो सकता था. रिज़ल्ट जो है वो ये हो सकता था कि जो रस्सी से सेल को इंस्टॉल किया जाता है, जिसको रिगिंग लिखा गया है यहाँ टेक्स्ट बुक में जो हम लोग देखे थे, वो रस्सी प्रेशर के वजह से टूट जाती. ठीक है, और वो रस्सी ना अटैच्ड रहती है द मेन बॉडी ऑफ द शिप. तो अगर वो रस्सी टूटता तो उससे क्या होता कि शिप का जो डैमेज्ड पार्ट था, सेक्शन जो था, जो राइट सेक्शन था, शुरू से बताते आया है कि राइट सेक्शन में डैमेज पहुंचा था, तो वो डैमेज सेक्शन जो था वो पूरी तरह से जहाज़ से अपार्ट हो जाता. ये अपार्ट वर्ड यहाँ देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. हल वर्ड भी हम बता चुके हैं बहुत बार. तो इसीलिए ये लोग सेल जो हैं वो रेज़ नहीं कर सक रहे थे, और सेल नहीं रेज़ कर सक रहे थे तो फिर उस दिशा की ओर नहीं जा पा रहे थे जिस दिशा की ओर इनका बचने का एकमात्र उम्मीद इन लोगों को दिख रहा था. बचने का एकमात्र उम्मीद वो आइलैंड, वहाँ ईस्ट दिशा में जाना पड़ता, और ईस्ट दिशा के लिए चाहिए था सेल, जो कि ये लोग हैवी स्टॉर्म के वजह से नहीं रेज कर पा रहा था. तो इसका फिर इन लोगों ने एक उपाय निकाला. ठीक है, छोटा उपाय निकाला. देखो क्या किया. सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब. स्टॉर्म जिब, अब ये वर्ड जो है ना, स्टॉर्म और ये जिब वर्ड, ये वर्ड भी पहले इसी चैप्टर में नरेटर ने मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है, ये स्टॉर्म जिब वर्ड. और मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको ये बताया है. तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपको जिब
या स्टॉर्म जिब का मतलब नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बकायदा पिक्स दिखाया है और उसमें एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है कि जिब क्या है, कौन सा पार्ट है शिप का, किस काम आता है। वो तो काम आने वाला चीज़ तो उसका नाम में ही है, स्टॉर्म के समय काम आता है। तो ये लोग सेल के जगह क्या यूज़ किया ये याद रखना ज़रूरी है। सेल के जगह ये लोग क्या यूज़ किया, ये लोग स्टॉर्म जिब यूज़ किया, उसको ये लोग होइस्ट किया। मतलब जो छोटा रहता था साइज़ में सेल से, उसको ये लोग स्टॉर्म जिब को ये लोग होइस्ट किया। तो ये पूछेगा तुमसे किसी भी तरीके से, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, है ना, मीडियम लेंथ 4-5 मार्क्स, या फिर जब आपको अगर कोई लॉन्ग आंसर का जवाब देना पड़े इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो हॉर्नबिल से है, तो इसका मतलब ये कोर बुक है 11th का, और इससे लॉन्ग आंसर जो है वो अप टू 10 मार्क्स पूछा जा सकता है किसी किसी बोर्ड्स में। तो ये बात आपके लॉन्ग आंसर में अगर कहीं मौजूद रहेगा तो ये बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगा कि 4 तारीख को वो लोग वाटर लेवल पे तो काबू पा लिया, लेकिन अपना सेल वो लोग रेज नहीं कर पा रहा था। ऐसा करता तो क्या होता, अगर तुम ये रिगिंग वर्ड जो था, अगर तुम ये यूज़ कर लो अपने आंसर में, तो टीचर जो हैं वो समझते हैं कि स्टूडेंट टेक्स्ट के थ्रू वर्ड बाय वर्ड गया है और समझा है उसको। कॉमनली रिगिंग वर्ड का आप मतलब पूछ के किसी से देखिएगा, अपने क्लासमेट्स से या जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, चाहे स्कूल में पढ़ा हो, मतलब कॉलेज में पढ़ा हो या ट्यूशन में पढ़ा हो, रिगिंग वर्ड पूछ के देखिएगा कि क्या मतलब बता पाता है इसका। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं ना जो थोड़े टफ हैं याद रखना, लेकिन उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स अपने आप को वो 80s और 90s वाला मार्क्स में रखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो उनको ऐसे वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे नोट करके, मीनिंग्स भी इसका, और यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करोगे तो टीचर पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स। तो वो लोग सेल इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अगर वो रस्सी जिससे सेल को होइस्ट किया जाता है, वो प्रेशर पड़ता उस रस्सी पर, तो जो डैमेज पार्ट था वो पूरी तरह से अलग हो जाता। तो इन लोगों ने क्या किया, इसका उपाय क्या निकाला, ये भी पूछ सकता है। उपाय यहाँ बताया कि उसके जगह उन लोगों ने क्या लगाया, क्या होइस्ट किया, स्टॉर्म जिब होइस्ट किया। सेल के जगह पर स्टॉर्म जिब ये लोग होइस्ट किया। एंड headed for where I thought the 2 islands were। यहाँ headed word जो दिख रहा है, headed for, headed का मतलब है कहीं के लिए निकलना, अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलना। गोइंग वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली, उसके जगह पे हेडेड वर्ड है। उसी का समझ लो कि सिनोनिम है, अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। हेडिंग टूवर्ड्स,
लिखता है हेडिंग टूवर्ड्स, मतलब गोइंग टूवर्ड्स, जहाँ जा रहा है। तो यहाँ हेडेड मतलब है जाना, गोइंग। तो ये लोग स्टॉर्म जिब लगाया क्योंकि मेन सेल नहीं लगा पा रहा था, और कहाँ के लिए निकला ये लोग, कहाँ जाने लगा, जहाँ जिस दिशा में नरेटर को लगा कि वो आइलैंड्स, 2 आइलैंड्स जिस दिशा में थे। अब दिशा फिर से आपके माइंड में एकदम क्लियर रहना चाहिए याद कि ईस्ट दिशा में थे, क्योंकि ऊपर बताया गया है। तो वो लोग स्टॉर्म जिब लगा करके और अपने डैमेज्ड शिप के साथ उसको ईस्ट डायरेक्शन में ले जाने का कोशिश करते हुए नरेटर बोलते हैं कि मैं उस ओर जाने लगा जिस ओर वो 2 आइलैंड्स होने की संभावना थी, जो कि कितनी दूरी पर थी, तो लिखा हुआ है कपल ऑफ 100 किलोमीटर्स, मतलब 200, 300, 250, 500 किलोमीटर भी हो सकता है। कपल ऑफ 100 किलोमीटर्स, 200-300 किलोमीटर दूर। तो उस तरफ ये निकल चुके, स्टॉर्म जिब लगा करके निकल गए आइलैंड्स की तरफ। पूछेगा कि स्टॉर्म जिब लगा करके वो लोग किधर निकले, तो आइलैंड्स की तरफ निकले। किस दिशा में निकले? ईस्ट दिशा में निकले। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ। मैरी, अब अगर कोई यहाँ तक चैप्टर पढ़ रहा है और उसको पूछेंगे कि ये मैरी कौन सी कैरेक्टर है, ये कौन है इस कहानी में, और अगर नहीं पता है तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ कि शुरुआत करनी चाहिए उनको। मैरी वाइफ थी उसकी, वो क्या करती है, वो कुछ खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करती है, क्योंकि उन लोगों ने लगभग 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब 2 दिन कौन कौन से? 2 जनवरी एंड 3 जनवरी। अब ये 4 जनवरी की तो बात हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ना 2 जनवरी को खाया कुछ, ना 3 जनवरी को खाया, 2 दिन कुछ नहीं खाया। तो उस समय मैरी जो मदर है और जो वाइफ है इसकी, हमारी नरेटर की, वो क्या करती है, वो कुछ खाने के लिए लाती है। तो अब क्योंकि ये लोग अमेरिकन्स हैं, स्वीडिश हैं, तो खाना का नाम थोड़ा अलग रहता है इन लोगों का, ठीक है। हम लोगों का खाना जो है वो अलग नाम हम लोग जानते हैं खाने का। बहुत से बहुत हम लोग फास्ट फूड्स के बारे में जानते हैं और साउथ इंडियन फूड के बारे में जानते हैं, पर यहाँ ये पार्टिकुलर फॉरेन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। जैसे लिखा है, पहला चीज़ जो खाने के लिए, 2 चीज़ खाने के लिए लाई थी वो मैरी, 2 चीज़, ठीक है। पहला कॉर्न बीफ, तो इसका मतलब आप नोट्स में देख सकते हैं। कॉर्न बीफ का मतलब आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, उसका मतलब क्या है? सॉल्टेड प्रिजर्व्ड मीट। सॉल्टेड समझ गए, नमकीन। प्रिजर्व्ड मतलब समझे, प्रिजर्व करके रखा हुआ। मीट मतलब तो आप जानते हैं, नॉन वेजिटेरियन, फ्लैश, जिसको हम लोग मीट कहते हैं। तो जैसे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, शुरू से ही और अभी तक ये लोग ना पैक्ड और प्रिजर्व्ड चीज़ें ये लोग का फूडिंग हैबिट में ज़्यादा है। नॉर्मली हम लोग अगर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन क्या करते हैं, वो जा कर के शॉप से और ख़रीद के लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। कभी पैकेट का मीट खाया है?
हमको तो नहीं लगता है कि कभी तुम लोग पैकेट का चिकन या मटन या किसी तरह का जो मांस होता है पैक्ड प्रिजर्व्ड मतलब रखा हुआ है, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल में ले लो कि पैक करके लेज़ और कुरकुरे रखा रहता है ना। आपको जब लेज़ कुरकुरे खाना होता है, आप उसको घर पे ख़रीद के मान के ला के रख देते हैं। आपको जब खाना होता है तो आप फाड़ते हैं और खाते हैं, रेडी टू ईट। अब वो लेज़ और कुरकुरे जब तक आप फाड़िएगा नहीं, ला के रखे रहिएगा, और जब तक आप उसको टीयर नहीं कीजिएगा तब तक वो तो प्रिजर्व्ड है, ख़राब तो नहीं ना हो जाएगा एक्सपायरी डेट से पहले। ख़राब तब होगा जब आप उसको टीयर कर दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, फाड़ के छोड़ दीजिएगा, तो वो हवा जाएगा अंदर, क्योंकि वो एयर पैक्ड रहता है, एयर टाइट रहता है, तो अंदर प्रिजर्व्ड रहता है। तो वैसे ही ये वेस्टर्न कल्चर में प्रिजर्व्ड चीज़ें वैसे भी खाई जाती हैं। और ये लोग वॉयेज पे निकले हैं, समुद्री यात्रा पे निकले हैं, तो ये लोग के लिए ये इन चीज़ों का इंतज़ाम जो है ये एक रूटीन जैसा है। ये अरेंजमेंट ये लोग करके रखते हैं। 3 साल का वॉयेज पे निकला था, तो अरेंजमेंट सोचो कितना करके रखा होगा। तो ये लोग वाइफ जो है वो लाती है 2 चीज़ें। पहला कॉर्न्ड बीफ, जिसका मतलब है सॉल्ट प्रिजर्व्ड मीट। अब तुमको जो वर्ड याद रखने का मन हो, सॉल्ट प्रिजर्व्ड मीट ये वर्ड, या कॉर्न्ड बीफ ये वर्ड, दोनों वर्ड जब तक तुम नहीं याद रखोगे तब तक तुम्हारा काम अधूरा रहेगा, पढ़ाई अधूरा रहेगा। मेरे हिसाब से तुमको कॉर्न बीफ भी याद रहना चाहिए, और तुमको सॉल्टेड प्रिजर्व्ड मीट होता है इसका मतलब ये भी याद रहना चाहिए। और एक चीज़, सेकंड चीज़ जो लाई, क्रैकर बिस्किट्स। अब ये सुनने में तो बड़ा कॉमन लग रहा है, ये तो ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, क्रैकर बिस्किट्स। उसका मीनिंग लेकिन बड़ा अलग है थोड़ा। जो तुम बिस्किट्स इमेजिन जो हम लोग करते हैं नॉर्मली बिस्किट्स, वो नहीं है यहाँ पर। क्रैकर बिस्किट्स का मीनिंग क्या है? बेक्ड ब्रेड। बेक्ड ब्रेड। अब ब्रेड तो हम लोग समझते हो, जो ब्रेड मिलता है, खरीदते हैं, पैक्ड रहता है। और बेक्ड ब्रेड का मतलब हो गया सेका हुआ ब्रेड। आग पे अगर वो सेका हुआ रहेगा तो उसको, या अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो ओवन जो होता है उसमें बेक किया रहेगा, या ब्रेड बेक करने के लिए अलग से भी मशीन्स आते हैं, तो बेकर मशीन आते हैं। तो क्रैक्ड बिस्किट लेकर के आई और कॉर्न्ड बीफ लेकर के आई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों वो याद रखना, खाने के लिए क्या ये लोग को मिला था 2 दिन बाद। कॉर्न बीफ मतलब नॉन वेजिटेरियन हो गया वो मीट, ठीक है, प्रिजर्व्ड एंड सॉल्टेड, रेडी टू ईट। और उसके साथ लेकर के आई बेक्ड ब्रेड, सेका हुआ ब्रेड। और ये मैंने आपको बताया, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिन के बाद इन लोगों ने अपना फर्स्ट मील लिया था। ये मील वर्ड तुम्हारा टेक्स्ट बुक में है, यहाँ देखो, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक, ये मील वर्ड देखो। आर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और अगर डेट आपसे पूछ दिया जाए तो आप डेट बता सकते हैं, 2 तारीख, 2 जनवरी या 3 जनवरी। ये 2 दिन लगभग वो लोग कुछ नहीं खाया था, और 2 दिन के बाद आज उनको 4 जनवरी को कुछ खाना नसीब हुआ है।
और लेकर के खाना कौन आई है? मैरी। क्या क्या लेकर के आई है? तो मेरे हिसाब से जो टेक्स्ट बुक वाला वर्ड है वो भी आपको याद कर रखना होगा और जो उसका मीनिंग है वो भी याद रखना होगा। कॉर्न बीफ भी याद रखना है और ये वर्ड जो है यहाँ कॉर्न बीफ ये भी याद रखना है और इसका मीनिंग भी याद रखना है। प्रिजर्व्ड सॉल्टेड मीट और क्या लाई थी? क्रैकर बिस्किट्स। ये वर्ड भी याद रखना है और इसके साथ मीनिंग याद रखना है कि बेक्ड ब्रेड्स थे, सेके हुए ब्रेड्स थे और इन लोगों को 2 दिनों बाद आज इन लोगों को कुछ भोजन नसीब हो रहा था, खाना नसीब हो रहा था। और ये हम लोग भोजन या खाना वर्ड जो यूज़ करते हैं हम लोग, बस उसी के लिए या इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया है मील। ये वर्ड देख रहे हो, मील, MEAL। ये एकदम खाना और भोजन जो हम लोग बोलते हैं उसके लिए ये वर्ड है। 2 दिन बाद ये 2 चीज़ें उनको मिली। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। मैंने बोला कि बुक वाले भी याद रखोगे और यूज़ करोगे कहीं तो उसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज़ वर्ड मीनिंग्स जो है वो तो है ही, पर कहीं कहीं बुक वाले टर्म्स जो हैं, वर्ड्स जो हैं, वो आपके आंसर को थोड़ा इन्हांस कर देते हैं। कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट 2 दिन बाद इन लोगों को नसीब हुआ, 4 जनवरी को। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।